यहां डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड में हमने क्या कहा कि when frequency generated by a source is f and source and or observer, मतलब या तो दोनों नहीं तो कोई एक, जब रिलेटिव मोशन में हो एक दूसरे के, then observed frequency will be f dash, which is different than generated sound frequency f. This effect is called Doppler's effect. यदि कोई सोर्स है, ये मूव कर रहा हो, और ऑब्जर्वर है, ये भी मूव कर रहा हो, और आपसे इसे कह दिया सोर्स और इसे कह दिया ऑब्जर्वर, और दोनों के स्पीड एक जैसे होंगे तो रिलेटिव मोशन में कहलाएगा ही नहीं, तो कोई अंतर नहीं आएगा फ्रीक्वेंसी में। ये जनरेट करेगा एफ और ये जो रिसीव करेगा वो होगा एफ डैश, और एफ डैश के लिए हम लोगों के पास एक रिलेशन आता है जिसे हमें ध्यान रखना है। एफ डैश इक्वल्स टू एफ से थोड़ा अलग। क्या है अलग? v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर, v माइनस प्लस या प्लस माइनस v सोर्स। जहां पर v क्या है? v है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, और वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यदि एयर भी मूव कर रहा हो तो इस भी को मानोगे, वहां कुछ चेंज करना पड़ेगा मुझे इस इक्वेशन को, तो अभी फिलहाल आप यहीं तक रखते हैं इन एयर। पहले एक सिंपल केस से कहानी शुरू करेंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए प्लीज। क्या मैं पेज चेंज करूं? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? सर यहाँ तक नोट। हाँ, आराम से नोट कर लीजिए, वेट कर लेता हूं मैं।
लिख लिया सर। वेट कर लो तो। फॉर्मूले को जो लिखा है उसी को ध्यान से देखो और कोशिश करो याद हो जाए। यहाँ आप नेक्स्ट पेज पे आइए, चेक करिए। यदि एक पानी पे एक एक सेकंड पे आप गिरा रहे हो कंकर, तो पानी पे यदि एक एक सेकंड पे आप गिरा रहे हो कंकर तो रिंग बनता दिखेगा। पानी में यहां गिराया, यहां गिराया, एक ही जगह गिरा रहे हो एक एक सेकंड के अंदर पे, तो एक सेकंड में जो डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा, जितना डिस्टेंस आगे चला गया वो डिस्टेंस तो वेवलेंथ होता है। तो सोचो एक एक वेवलेंथ पे ये रिंग दिख रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस है एक वेवलेंथ। ये है सोर्स और ये दिख रहा है रेस्ट पे। तो चाहे मैं यहां खड़े हो जाऊं या यहां हो जाऊं, ऑब्जर्वर ए बी, या यहां खड़े हो जाऊं कहीं पे सी, या यहां खड़े हो जाऊं डी, ऑल ऑब्जर्वर ऑब्जर्व सेम नंबर ऑफ wave pulse receiving from source per unit time। यदि एक के पास 5 वेव पहुंचे होंगे तो दूसरे के पास भी 5 वेव पहुंचे होंगे एक सेकंड में। इसका मतलब observed frequency will be same
observed frequency will be same as generated frequency। यहां साउंड नहीं है, यहां पानी पर वेव है। तो साउंड भी वैसे ही जैसे हार्ट का बीट सुनते हो धक धक ऐसे करते हुए, तो वो जो साउंड है वो रेगुलर इंटरवल पे यदि है, वैसे ही कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन छोड़ रहा होगा। और कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन मिलके एक वेव बनते होंगे। तो आप कहीं खड़े हैं और आपके पास जो साउंड आ रहा है, तो नंबर ऑफ पल्स रिसीव्ड जो होगा पर यूनिट टाइम वो सेम होगा चारों तरफ, कहीं भी आप खड़े हो यदि साउंड सोर्स बीच में रखा हो। ये तब है जब यहां कोई मोशन नहीं दिख रहा। जनरेटेड फ्रीक्वेंसी एफ, रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी किसी के भी द्वारा एफ, और जो वेवलेंथ देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस हमने देखे हैं एक एक वेवलेंथ पे है, ऐसा मैं मान रहा हूं। ये लेंथ सिमिलर है हर एक जगह। लेकिन यदि ऐसा होता, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? ये जो डायग्राम है सामने आपके, एक काम करो, पानी की डाली, पानी के ऊपर किसी पेड़ की डाली पे बैठ गए एक झोला कंकड़ लेके, और हर एक एक सेकंड पे तुम गिरा रहे हो कंकड़, तो एक रिंग बनेगा और फिर वो दूर जाने लगेगा। तब तक दूसरा कंकड़ गिराया, दूसरा रिंग उसके पीछे पीछे आ रहा होगा, तीसरा गिराया एक सेकंड बाद, तीसरा रिंग पीछे पीछे आ रहा होगा, हर एक रिंग के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि जो वेव भाग रही होगी सरफेस पे, डिस्टर्बेंस भाग रही होगी, उसकी स्पीड तो सेम है। तो हर एक वेव जो रिंग है के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, वो है वेवलेंथ। ऐसे ही दिमाग में रखो, एक टाइम पीरियड में जो वेव ट्रेवल करता है। तो चारों तरफ कहीं भी हम वेवलेंथ देखें, ऑब्जर्व करें, पेड़ पे बैठे बैठे वो एक जैसा है, पानी में खड़े होकर भी ऑब्जर्व करें वो एक जैसा है। वो जो रिसीव करेगा चारों तरफ बैठ इंसान गिनती करेगा अपने पास से गुजरने वाले वो वेव के, सर्किल के, रिंग के, तो जितना वो एक गिनती करेगा उतना बी, उतना सी, उतना डी। तो क्या कहेंगे, जब कहीं कोई मोशन नहीं है तो जितना सोर्स जनरेट करता है पर सेकेंड पल्स, उतना ही रिसीवर रिसीव भी करेगा पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं। ये एक एक टाइम इंटरवल की मैंने बात की। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन में भी मैं उन कंप्रेशन की ही केवल चर्चा कर लूंगा जो एक एक टाइम पीरियड के बाद वाले हैं, तो मेरे लिए थोड़ा विजुलाइज करना आसान रहेगा डायग्राम। अभी फिलहाल इसमें पानी वाले सरफेस का देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। वेव कहीं भी जा रहा है तो वेव की स्पीड जो है वो तो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, मीडियम पे वो एक ही जैसा हो। मैं पेज चेंज करूं क्या? यस सर, हो गया। यदि ये पॉइंट आपको लगे कि ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे एक काम करो, आजकल तो शादी ब्याह के फंक्शनों में भी जाते हैं तो वो एक ड्रोन से शूटिंग हो रहा होता है, सारे फोटोग्राफ्स लिए जा रहे होते हैं। तो एक ड्रोन अपना खरीद के लाए, उस ड्रोन के नीचे झोले में डाल दिया कंकर, और उस झोले में एक रेगुलर इंटरवल पे पत्थर गिरने की व्यवस्था कर दी। अब यदि हमने पहला
कंकर गिराया होता यहां पे, दूसरा गिराया होता यहां पे, तीसरा गिराया होता यहां पे, चौथा गिराया होता यहां पे, रेगुलर इंटरवल पे गिरा रहे हैं। इसका मतलब है ड्रोन किधर जा रही है, सोर्स किधर जा रही है, तो राइट साइड। अब देखिए इस इवेंट को, तो मान लेते हैं पहला वाला का जो पल्स जनरेट हुआ उसको 2t टाइम मिला, और जो वेलोसिटी वेव का है इंटू टी, इतने डिस्टेंस पे मान लो पहुंच गया 2t टाइम के। मूवमेंट को यहां मैंने माना और यहां एक सर्किल बनाया, ये जो है ऐसे हमने देखे कि ये यहां पहुंच गया। अब ध्यान से देखो, एक टाइम के बाद वो थोड़ा शिफ्ट हो गया, दूसरा जो बनाया गया उसको टी टाइम मिला, यहां भी ये आगे जा रहा था, अभी वीएस से एक टाइम इंटरवल के बाद ही मैं पोजीशन देख रहा हूं, तो इसका डिस्टेंस देखते हैं। ये तो एक ही टाइम इंटरवल के बाद देख रहे हैं, और इसका जब हमने बनाया डायग्राम, तो इस टाइप का बना, और अब ये पल्स जो है वो यहां आ गया, ये मतलब कंकड़ यहां गिरा है, और यहां पर ये अभी जस्ट जनरेट हुआ। तो यदि ये टाइम t0 है, यदि ये टाइम t0 है, तो यहां पर ये टाइम t एक टाइम इंटरवल के बाद का मैंने देखा, और यहां टाइम 2t टाइम इंटरवल के बाद का। तो एक पत्थर जो 0 पे गिरा उसके डिस्टरबेंस 2t टाइम में, जब ये तीसरा गिरा है तब तक कहां चले गए उसे देखो। टी टाइम पे जो पत्थर गिरा था उसके कारण जो डिस्टरबेंस है vt डिस्टेंस आगे गया, कहां तक गया उसे देखो, और जो अभी अभी 2t टाइम पे गिरा है उसका तो वहीं पे रिंग है। तो मुझे ये बताओ कि कोई ऑब्जर्वर यदि यहां खड़ा होगा ए पॉइंट पे, ये हो गया ऑब्जर्वर, तो ये जो रिसीव करेगा लेंथ, वेवलेंथ, और यहां यदि इधर कोई खड़ा होता अपोजिट साइड में बी, ये जो रिसीव करता वेवलेंथ, क्या दोनों एक जैसा होता? मतलब इसके ए के पास तो तुरंत आ जाते दो वेव, और बी के पास जो खड़ा होता उसके पास जो दो वेव पल्स आएंगे उसमें ज्यादा टाइम इंटरवल लगेगा। तो एक सेकेंड में ए ज्यादा पल्स का को काउंट करेगा उसके पास आने वाले, और बी जो है वो कम काउंट करेगा जो पल्स आ रहा है उसके पास उसे। तो यहां से हम एक आइडिया अपना थोड़ा और इलेबरेट करते हैं। मान लेते हैं सोर्स इज मूविंग towards an stationary observer। तो पहला कंकड़ गिरा करके और वो शिफ्ट होके यहां पहुंचा है सोर्स। तो पहला कंकड़ वाला जो वेव पल्स है, वो जो उसने लेंथ ट्रेवल किया है वो ये आपको दिख गया, और टी टाइम में जो सोर्स आगे आया वीएस स्पीड के कारण
वो भी हमें दिख रहा है, Vs इंटू वही t। और अब जो नया पल्स होगा वो नया पल्स तो इसी के पास मुझे दिखेगा, क्योंकि सोर्स अभी अभी यहां पहुंचा है और यहाँ एक पल्स जनरेट हुआ एक टाइम इंटरवल के बाद। यहां जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा उसके पास जो एपियरेंट वेवलेंथ दिखेगा हमें, वो एपियरेंट वेवलेंथ ये हो जाएगा लैम्डा डैश। तो एक फॉर्मूला हुआ करता है v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। इसी को दूसरे तरह से देखते हैं, v डैश इक्वल्स टू एफ डैश लैम्डा डैश। v डैश क्या है? एपियरेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड, एपियरेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये एफ डैश क्या है? एपियरेंट फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? लैम्डा डैश एपियरेंट वेवलेंथ। अब लैम्डा डैश हम देखें कितना लिख सकते हैं। तो लैम्डा डैश हमें मिल रहा है v इंटू टी माइनस वी एस इंटू टी। और v डैश क्या है हमारे पास? वो तो v ही है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो चल ही नहीं रहा। ये ऑब्जर्वर चूंकि रेस्ट पे है तो साउंड तो इसके रेस्पेक्ट में भी स्पीड से ही चल रही है। यदि ऑब्जर्वर चल रहा होता तो जो रिलेटिव स्पीड होता साउंड का ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, वो बदल जाती। अभी तो भी ही है। और एफ डैश क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। एफ डैश क्या लिखते हैं? एफ डैश लिखते हैं v इक्वल्स टू एफ लेमडा, v बाई लेमडा डैश, v डैश बाई लेमडा डैश। v डैश कितना? वी टी माइनस वी एस टी। एफ इक्वल्स टू वी बाई लेमडा। अरे लेमडा लिख रहा हूं तो लेमडा तो यहां थोड़े नहीं लिखूंगा, यहां तो ऊपर में क्या लिखना है? v। और नीचे क्या लिख रहे होंगे? वी टी माइनस वी एस टी। और आपको पता ही है t कॉमन आ जाएगा। और 1/t का कोई और फॉर्मूला भी आप जानते हैं। 1/t का कोई फॉर्मूला यदि याद आ रहा हो तो बताएं प्लीज। 1 बाई टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एफ डैश कितना आ गया? v अपॉन v माइनस वी एस इंटू टी इंटू एफ। फिर से मैं लिखूं, एफ डैश इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। अब ये कहानी मैं बार बार बनाऊंगा और तब मैं आंसर तक पहुंचूंगा। इसका मतलब है मैं एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के आने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कोई अपने को आधे घंटे नहीं मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, और वो मिलेगा 30 सेकंड से 1 मिनट। तो ये आप कॉपी पे लिख लो, पन्ने को मोड़ दो और उसको फिर छोड़ दो। फ्री टाइम में कभी मन करे तो एनालाइज कर लो। एक डेरिवेशन मैंने बता दिया, लेकिन क्या मैं यहां पेज को चेंज करूं? लैम्डा डैश एक बार फिर बता दीजिए।
तो आपने जब कहा कि एक बार और यहां समझे वेवलेंथ, तो आप पहले इस डायग्राम के साथ अपना कंफर्ट बनाइए। इस सारे रिंग को देख करके बताइए आप, एक एक टाइम इंटरवल वाले रिंग है, ये सोर्स किधर जा रहा होगा, लेफ्ट से राइट? जो पानी पे गिराए गए हैं कंकर, वो लेफ्ट से राइट मूव किया होगा सोर्स, या राइट से लेफ्ट जा रहा होगा सोर्स? ये तो बता दें आप। लेफ्ट से राइट। तो ये सोर्स जा रहा होगा राइट की तरफ मेरे हिसाब से। इधर यदि मैं कहता हूं लेफ्ट और इधर कहता हूं राइट, तो ध्यान से देखिए ये सोर्स इधर क्यों जा रहा होगा। पहले कहीं यहां सेंटर है, बाद में कहीं यहां सेंटर है, अब यहां सेंटर है। इसका मतलब सोर्स शिफ्ट करेगा, जहां गिरा होगा पत्थर वहां से ना सिमेट्रिकली डिस्टरबेंस जाता है चारों तरफ। रिकॉल करिए मेरी बात, किधर कैसे जाता है सोर्स से डिस्टरबेंस कैसे मूव करता है? तो सर्कुलर जो वेव दिख रहा है वेव फ्रंट, उसके सेंटर पे होगा कंकर गिरा होगा, उस हिसाब से रिकॉल करिए। अब मुझे बताइए ये किधर जा रहा होगा सोर्स, पहले मुझे ये बता दीजिए। क्या ये लेफ्ट या राइट, किधर जाता फील देगा ये? राइट। राइट। यदि राइट का फील आ जाएगा तो यहां जो होगा वो पर सेकंड ज्यादा वेव गिनती कर पाएगा, या जो पीछे होगा वो पर सेकंड ज्यादा वेव गिनती कर पाएगा? अब मैं किसी भी दो के बीच का लेंथ देखना चाहता हूं, किसी भी दो के बीच का लेंथ देखना चाहता हूं, जिसे हमने कहा लैम्डा अपीयरेंट। तो कोई भी दो यदि हम लेना चाहेंगे तो उसको कैसे डिसाइड किया जाएगा? यदि एक को n+1 टाइम्स टी मिला हो और एक को n टाइम्स टी मिला हो, तभी तो हम कहेंगे कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लैम्डा डैश आ रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? v इंटू टी। ये सॉरी, इसमें ऐसे नहीं देखें, एक सेकेंड। ये जो आप देखेंगे तो इतने में इन सब के बीच का डिस्टेंस एक जैसा है, पहले ये अंदाजा ले लो, इधर जो भी होंगे ये एक जैसा होगा। तो आपके लिए जो सबसे आसान है एनालाइज करना, वो मैंने पिछले पेज पे केवल दो को लेके दिखाया है कि पहला पत्थर कहाँ गिरा। तो पहला पत्थर गिरा है यहाँ और वेव आगे बढ़ गई, और दूसरा टी टाइम के बाद गिरा है यहां पर, और वेव पल्स आपने देखा यहां पे, ये तीसरा यहां गिरा है। तो आपने मान लो इसके लिए देखते हो, पहले वाले को कितना टाइम मिला यहां से यहां तक आने का? पहले वाले को यहां से यहां तक आने का टाइम मिला है v इंटू 2t। दूसरे वाले वेव पल्स को यहां से यहां आने का कितना टाइम मिला है? अब ध्यान से देखो, इसको तो 2t मिल गया, लेकिन अगले वाले को जो टाइम मिला वो टी टाइम में आगे कुछ आ गया है। ये कितना आगे आ गया है? ये आगे आ गया है vs इंटू टी। यहां से इसके वेव पल्स को देख लो, ये है v इंटू टी, और इसके बगल में ये मूव करता है। तो ये जो है चूंकि 3 है तो यहां भी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। लेंथ को कैसे मैं एनालाइज करूं? तो लेंथ एनालाइज करने के लिए मैंने 3 वाला लफड़ा भी खत्म कर दिया, 3 वाले को भी मैंने कंसीडर नहीं किया, और हम चले आए कहां पर देखने के लिए कि यदि केवल दो ही है, पहला जो गिराया आपने कंकर उसका वेव देख रहा हूं टी टाइम में कहां तक गया, और दूसरा वाला टी टाइम के बाद कहां पहुंच गया है सोर्स, और वहां से उसने पत्थर गिराया, तो दूसरा रिंग यहीं पे है। तो ये एक रिंग और ये दूसरा रिंग, तो दोनों रिंग के बीच का जो दो ही रिंग अभी है ना, उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अपीयरेंट वेवलेंथ। तो अपीयरेंट वेवलेंथ के लिए यहाँ 3 लेके लिखने में परेशानी दिख रहा था, तो मैंने केवल 2 सोचा। एक टाइम एक 0 पे गिराया पत्थर और वो बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है रिंग और वेव मूव कर रहा है, और एक टाइम इंटरवल बीतने के बाद मैंने फिर से एक कंकर गिराया, अब उसका रिंग बनना शुरू हुआ। तो ये जो रिंग अभी है वेव फ्रंट और जो पहला था, उनके बीच का लेंथ देख रहे हैं। तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या लिख दोगे आप? v इंटू टी। यहां से यहां तक का क्या लिख दोगे आप? vs इंटू टी। तो ये अपीयरेंट वेवलेंथ कितना हो जाएगा? अपीयरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश हो जाएगा v इंटू टी माइनस v डैश इंटू टी। फिर से देखिए, यदि मैं कलर चेंज करके बताऊं, यहां से यहां का डिस्टेंस देखो v इंटू टी, और यहां उससे पहले वाला देखो vs इंटू टी। तो यदि वो दोनों आपको दिख जाएं
तो अपना काम तो हो गया ना। vs इंटू टी, v इंटू टी का डिफरेंस जो होगा वो लैम्डा होगा। चलो मान लेते हैं नहीं समझ में आया, तो इस बार देखो ये सोर्स जा रहा है इधर vs स्पीड से, टी टाइम t0 पे इसने पहला कंकड़ जो गिरा उसका देखो, और टी टाइम में ये आगे चला आया, एक टाइम पीरियड के बाद कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आया होगा वो देख लो, vs इंटू टी। और आपने जो यहाँ वेव पल्स अभी अभी बना, और पहले जो वेव पल्स बना था वो कहाँ चला आया होगा, पहले जो वेव पल्स बना था वो टी टाइम में कितना आगे चला आया होगा, ये v इंटू टी। तो आप बताएं ये दोनों वेव पल्स के बीच का डिस्टेंस, जिधर ऑब्जर्वर यदि यहाँ खड़ा हो, जो रेस्ट पे दिख रहा है ऑब्जर्वर, वो वेवलेंथ लैम्डा डैश कितना हो जाएगा। तो लैम्डा डैश कितना लिख सकते हैं आप, v इंटू टी माइनस vs इंटू टी। क्या आप थोड़ा सा और क्लियर हुआ या नहीं? यस। अब आप लोग इस काम में व्यस्त होइए, जो आगे बता रहा हूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां एप्लीकेशन आप सीख रहे हैं। यहां पर है सोर्स, एप्लीकेशन यहां चर्चा कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, जनरल फॉर्मूला एक था आपके पास, एफ डैश मतलब अपीयरेंट, v प्लस माइनस v ऑब्जर्वर अपॉन v प्लस माइनस v सोर्स इंटू f। पहले याद रखो, डिक्शनरी में कौन पहले मिलेगा, o और f, कौन पहले आएगा, o और s, सॉरी o पहले आएगा और s बाद में आएगा। तो इस आइडिया को फॉलो करो कि f डैश जब लिखेंगे तो यहां एक फ्रैक्शन आएगा f के साथ, o ऑब्जर्वर ऊपर में डिक्शनरी में पहले आता है, और सोर्स का इफेक्ट नीचे देखेंगे, ऑब्जर्वर इफेक्ट, सोर्स इफेक्ट, v बाई v, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। ऊपर या तो प्लस करेंगे ऑब्जर्वर का स्पीड, नहीं तो माइनस करेंगे ऑब्जर्वर का स्पीड। नीचे प्लस करेंगे नहीं ऑब्जर्वर का स्पीड, या माइनस करेंगे ऑब्जर्वर का स्पीड, और साथ में ये रखेंगे f। यहां पर ये सोर्स है, जनरेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी f, ये जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। ऑब्जर्वर यहां है कान वाला एक इंसान ऑब्जर्वर, और ये सुन रहा है फ्रीक्वेंसी f डैश। आपको मैं अब फिजिक्स के एक ऐसे ट्रैक पे ले चलता हूं जो एक्चुअल में आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो नहीं काम करेगा, यदि रफ वे में अप्लाई करेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। मुझे आप बताइए, साउंड यदि ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ता हुआ प्रतीत होगा या कम होता, ज्यादा होना चाहिए फ्रीक्वेंसी को एफ डैश को, या कम। तो डिनोमिनेटर में हम क्या कर दें कि जिससे कि ये ज्यादा हो जाए, सब्सट्रैक्ट कर दें। यदि सोर्स ना दूर जा रहा होता ऑब्जर्वर से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाना चाहिए था, कम। तो ऑब्जर्वर के लिए जो हम देख रहे होते एफ डैश, उसमें क्या लिखते, v बाई v तो रहता, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो ऊपर में कोई छेड़छाड़ नहीं, जो भी चेंज करना है डिनोमिनेटर में, कम करना है आपको ये एफ डैश का वैल्यू, तो डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो, प्लस vs। यदि ऑब्जर्वर अब चलना शुरू करता है और वो दौड़ के जा रहा है सोर्स के पास, ये f, ये जो ऑब्जर्वर का स्पीड है दैट इज vo। अब जो ये सुनेगा ये भी ज्यादा होना चाहिए, नजदीक जा रहा है, तो चेंज कहां करेंगे आप, डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, क्योंकि ओ है ऑब्जर्वर का मूवमेंट। तो न्यूमरेटर में क्या करें कि ये फ्रैक्शन बड़ा हो जाए, जिससे कि एफ डैश बड़ा दिखने लगे एफ से, प्लस या माइनस,
प्लस या माइनस? अरे फ्रैक्शन एक से बड़ा छोटा करना है भाई, उससे प्लस ज्यादा अलग नहीं, अकल नहीं लगाना है। तो प्लस कर दो तो बढ़ जाएगा। यदि ऐसा लगता है कि ऑब्जर्वर ना दूर हटने लगा, तो एफ डैश अब क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा या कम? दूर होने लगा तो कम। चेंज कहां करेंगे? ऑब्जर्वर का मूवमेंट है, तो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? वो डिक्शनरी में पहले आता है, न्यूमरेटर में चेंज करेंगे। और क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? तो या घटाना है तो फ्रैक्शन को एक से छोटा करना है, तो न्यूमरेटर को जो है घटा दे उसमें से कुछ, तो एक से छोटा हो जाएगा, माइनस वी नॉट। और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके कतई ये समझ में नहीं आया होगा, तो अगला जो है वो भी नहीं आएगा समझ में, घबराना नहीं है। यहां देखिए कोशिश जारी है, अकल मैंने कह दिया है कम लगाएं, कम। बड़ा और छोटा से ज्यादा अकल ना लगाएं, उससे ज्यादा अकल लगाएंगे तो वही है डायग्राम वाला डेरिवेशन। यदि उस रास्ते पे आप जा रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा डॉपलर्स का। मैं आज 15-20 क्वेश्चन भेज दूंगा, कर लेना, एक दिन नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ एफ और ये एफ डैश, ये देखिए अब चल रहा है, ये भी सोर्स भी एफ डैश हम देखना चाहते हैं। तो एक बार में केवल एक का इफेक्ट सोचो, ऑब्जर्वर के कारण क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए फ्रैक्शन। और ऑब्जर्वर का चेंज करते कहां पर हो, न्यूमरेटर में करते हो, क्योंकि ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है, तो प्लस वी नॉट। और ये जो सोर्स है ये भी नजदीक आ रहा है, ये भी फ्रैक्शन को बढ़ाएगा, फ्रैक्शन को बढ़ाएगा। और यस का चेंज डिनोमिनेटर में आप करते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या कर दें कि ये बढ़ जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो। ये सोर्स आ रहा था, ये ऑब्जर्वर है, ये भी जा रहा था, लेकिन ये अब मूवमेंट चेक करो। यदि आप कहते हो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऑब्जर्वर दूर हट रहा है तो फ्रैक्शन को कम करना है, क्योंकि एफ डैश कम होने वाला था, ऑब्जर्वर के मूवमेंट को केवल ध्यान दो। और चेंज कहां करोगे, न्यूमरेटर में, माइनस वी नॉट। और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है और सोर्स केवल मूव कर रहा है, उसका इफेक्ट है फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने वाला है। और सोर्स वाला चेंज करते कहां है, डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन को बढ़ाने की ये कोशिश करेगा। यदि सोर्स इधर जा रहा होता लेफ्ट और ऑब्जर्वर देख रहे हैं कि वो जा रहा होता राइट, तो ये जो एफ डैश आप लिख रहे होते वो कैसे लिख रहे होते, पहले ऑब्जर्वर का इफेक्ट देखो, ऑब्जर्वर का इफेक्ट, ऑब्जर्वर के कारण घटना चाहिए, माइनस वी नॉट, ऊपर में तो घटा लो, फ्रैक्शन घट जाएगा। और सोर्स के दूर जाने से भी घटना चाहिए, तो नीचे में सब्सट्रैक्ट करोगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, नीचे ऐड कर दो। और ये देखो, ये दोनों जो हैं ये ऐसे जा रहे हैं, वी सोर्स वी ऑब्जर्वर, ये एफ डैश। क्या लिखेंगे आप, तो पहले ऑब्जर्वर का इफेक्ट, फ्रैक्शन बढ़ना चाहिए, सोर्स दूर जा रहा है, फ्रैक्शन को कम करना है, डिनोमिनेटर को बढ़ा दो, v प्लस वी एस इंटू एफ। और जिन बच्चों के लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेंगे, केवल वो हैंड राइज करो, बाकी अभी रिलैक्स करो। तो आप में से अभी जो है 8 बच्चे ऐसे हैं 14 में से, जो 15 में से, जो शायद लग रहा है कि कर लेंगे काम, और बाकी बच्चे सोच रहे हैं कुछ करना है। देखिए एग्जाम्पल, ये कार है और इसमें एक ड्राइवर है और हॉर्न फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है 1000 हर्ट्ज। और यहां
रोड के किनारे एक इंसान खड़ा है। ऑब्जर्वर, रेस्ट। ये जो साउंड यहां आया, ये क्या सुनेगा? ये कार को चलते हुए देखो 20 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया गया है 320 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है, यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी ले दे रहा हूं 1200 हर्ट्ज। ये एफ डैश क्या होगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो सॉल्व करते वक्त देखिए, सोर्स नजदीक आ रहा है तो आप एक फ्रैक्शन लिखते, यदि कोई नहीं चल रहा होता तो ऊपर भी v नीचे भी v कट जाता, ये 1। तो हम क्या कह देते, जितना फ्रीक्वेंसी डेवलप हुआ वही सुनने में आएगा। ये एफ डैश लिख रहा हूं तो पहले मैं दोनों जगह भी लिख लेता हूं। मूवमेंट कौन कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है सोर्स। सोर्स जा किधर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ। तो कहां चेंज करूं? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए। और आपके डिनोमिनेटर में माइनस कर दूं तो हो सकता है कि ऑब्जर्वर का इफेक्ट मिल जाए। v अपॉन v माइनस v कार इंटू एफ 320 अपॉन 320 माइनस 20 इंटू 1200। तो एफ डैश कितना हो गया? 320 बटे 300 गुने 1200 कितना हो गया? 1280 हर्ट्ज। मतलब कार जब ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है तो जो फ्रीक्वेंसी वो सुन रहा होगा ऑब्जर्वर, वो होगा 1280 हर्ट्ज। अब किन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मूला समझ में आ गया? एक सेकेंड, मैं हैंड जो राइज किए हुए हैं लोअर कर दूं। फिर से एक बार हैंड राइज कर लीजिए प्लीज। सक्षम जौहरी, तनिष राठी, क्या आप लोगों को मैं एक बार और कोशिश करूं समझाने की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चेक करिए, फिर से मैं एक बार देख रहा हूं। ये कार है, वेलोसिटी कार, जो कि अभी सोर्स के जैसे दिख रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। हॉर्न की जो फ्रीक्वेंसी है ये दे दिया गया है 680 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ साउंड दे दिया गया है, साउंड वेलोसिटी, वीएस नहीं लिखना साउंड वेलोसिटी को, वीएस सोर्स के लिए रिजर्व है 320 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर है पीछे एक ऑब्जर्वर, ये एफ डैश क्या होगा? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न। तो सॉल्व करते वक्त क्या लिखने वाले हैं आप? एफ डैश क्या होना चाहिए? ज्यादा या कम? क्या होना चाहिए? देखो दूर की तरफ जा रही है कार, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुन देगा या कम? अरे कम ज्यादा तो बोल सकते हो भाई आप लोग। मैंने कहा कम, दूर जा रही है और कम। तो चेंज कहां करेंगे? सोर्स के वेलोसिटी को कहां यूज करेंगे? तो याद करो, डिक्शनरी में पहले ओ मिलता है, ऊपर में ऑब्जर्वर का चेंज और नीचे सोर्स का चेंज।
तो नीचे क्या कर दे, कम करना है, प्लस अच्छा। BS 320 320 प्लस 20 680। तो ये हो जाता है 320 340 गुने 680, 640 हर्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया या कम हो गया, हम तो चाहते ही थे कम हो जाना चाहिए, और ये कम हो गया। क्या ये मैं मान के चलूं कि फ्रीक्वेंसी लिखना आपके समझ में आ गया है? तो ये लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू। कल तो अपना टर्न होगा ही शायद, देखते हैं, आप लोग व्यस्त ही रहेंगे। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सर। Thank you. ओके। थैंक यू सर।